हमारी आज की कहानी बहुत ही रोमांटिक और इंटरेस्टिंग होने वाली है। कहानी में सी को अपने बॉडीगार्ड रुआन से प्यार हो जाता है, लेकिन एक्चुअल में वो उसका बॉडीगार्ड नहीं था। वो रीबर्थ लेकर के आया हुआ एक बहुत ही बड़ा सीईओ था, जो कि पिछले जन्म में सी को इस तरीके से प्रोटेक्ट नहीं कर पाया और वही जन्म में वो गलती नहीं दोहराने वाला था। तो चलिए क्या होगा देखते हैं जब सी को पता चलेगा कि उसका बॉयफ्रेंड चीटर है और ये बंदा एक्चुअल में उसका पहले से बहुत ही बड़ा आशिक है। कहानी के स्टार्टिंग में हम लोग शी को देखते हैं। आज उसका एंगेजमेंट फू के साथ था। गार्ड्स उसे रोक रहे होते और कह रहे होते हैं कि हमारे बॉस फू ने ऑर्डर दिया है, जब तक आपकी एंगेजमेंट उससे नहीं हो जाती आप ये प्लेस छोड़ करके नहीं जा सकती हो। सी हंसते हुए कहती है, मेरा बंदा फू एंगेजमेंट वाली रात भी मुझे छोड़ करके अपनी सो कूल गर्लफ्रेंड एनी से मिलने के लिए गया हुआ है और वो मुझसे ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि मैं यहाँ पर उसका इंतज़ार करने वाली हूँ हर बार की तरह। ये इस बार नहीं हो पाएगा। वो उसके जो गार्ड्स थे वो उसे नहीं जाने दे रहे होते हैं। वो कह रहे थे कि सॉरी, बॉस का ऑर्डर है, हम आपको नहीं जाने दे सकते हैं। सी हंसते हुए कहती है, लगता है तुम्हें वो आवाज़ नहीं सुनाई दे रही है। और तभी एंट्री होती है रुआन की। रुआन सी का बॉडीगार्ड था और वो उन बदमाश लोगों को जो कि यहाँ पर शी को रोकने का कोशिश कर रहे होते हैं उनकी पिटाई लगा रहा होता है। और ये बात बहुत ही बेहतर तरीके से वो जानती थी कि वो इस तरीके से उसे अब कोई नहीं बचाने वाला है। वो गुंडे लोगों को जा कर के बहुत ही बुरे तरीके से मारता है और ये देखते ही शी काफ़ी खुश हो जाती है। कॉन्फिडेंटली पर रुआन के भरोसे वहाँ से निकलती है। रुआन सी को फॉलो अप करते हुए उसे सेफली वहाँ से बाहर लेकर के जाता है। इसके बाद हम लोग अगली मॉर्निंग का सीन देखते हैं। शी की नींद खुलती है। वो बेड पर थी और यहाँ पर उसके पूरे बॉडी पर ऐसे लव बर्ड्स बने हुए थे। उसे लग रहा होता है कि यहाँ चल क्या रहा है, क्या वो यहाँ पर रुआन के साथ सच में इंटीमेट हुई है। उठ करके वो इसी बारे में सोच रही होती है, जहाँ पर कि हम ये देखते हैं कि रुआन यहाँ पर आता है। वो घर के कपड़ों में बोले तो बाथरोब में था। उससे ऐसे देखते ही सी समझ जाती है कि वह रुआन के साथ ही कल रात इंटीमेट हुई है। इस बात पर वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाती है और इसे खींच करके थप्पड़ मारती है। वो उसे कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ इंटीमेट होने की, तुम बॉडीगार्ड हो, लगता है कि अपनी औकात तुम भूल गए थे। रुआन उसे कहता है, आई एम सॉरी मिस, लेकिन मैं आपके साथ इंटीमेट नहीं हुआ था, आपने मेरे साथ ज़बरदस्ती की है और आप ही मुझे जाने नहीं दे रही थी। वो अपना बाथरोब खोलता है और अपनी बॉडी दिखाता है, जिस पर कि उसके मस्त चेस्ट मसल पर स्क्रैच के निशान थे और जिसे देखते ही सी समझ जाती है कि ये बंदा सही कह रहा है। कहानी यहाँ से एक रात पहले जाती है, जहाँ पर कि शी वो से अपना एंगेजमेंट ब्रेक करके क्लब में पार्टी कर रही होती है। वो काफ़ी ड्रंक थी। रुआन उसे संभालते हुए घर लेकर के जा रहा था तो शी रुआन को अपने साथ रोमांस करने के लिए कहती है। रुआन उसे रोकते हुए कहता है कि वो उसका बॉडीगार्ड है और अगली सुबह शी को इस बात का रिग्रेट होगा, लेकिन सी उसे कहते हुए किस करते हुए कहती है कि नहीं, मुझे इस बात का रिग्रेट नहीं होने वाला और मैं पूरे होश हवास में हूँ कि मैं किसके साथ रोमांस कर रही हूँ। आफ्टर दैट वो इस तरीके से रुआन को किस करने लगती है, जहाँ पर कि हम लोग देखते हैं कि रुआन यहाँ पर खुद को नहीं रोक पाता है। वो शी को प्यार तो करता ही था और फाइनली वो दोनों घर जा कर के यहाँ पर इंटीमेट होते हैं। वैसे तो इस रिश्ते को शी ने इनिशिएट किया था, लेकिन रुआन भी कम नहीं था। यहाँ पर शी को जब ये सारी बातें याद आती है तो वो रुआन के इस मार्क को देखते हुए उसे अपने कपड़े पहनने के लिए कहती है। अब उसे पता था कि गलती उसकी थी, इसी वजह से वो चुप रहती है। वो उसे कहता है कि जब से तुमने मुझे सेव किया है मैं तुम्हारा हूँ। कहानी और कुछ दिनों पहले फ्लैशबैक में जाती है, जहाँ पर कि हम लोग देखते हैं कि रुआन ऐसे अंडरग्राउंड फाइटिंग करता रहता था। उस रात वो बहुत ही बुरी तरीके से वो फाइट हार रहा था। तब सी एक उम्मीद की किरण उसकी ज़िंदगी में बन करके आई हुई थी और वो उन बुरे लोगों से उसे वहाँ से सेव करके लेकर के जाती है। तब से यहाँ पर रुआन ने शी को प्रोटेक्ट करने का अपने मन में कसम खाया था कि चाहे जो भी हो जाए सी उसकी शेवियर है और वो उसे किसी हालत में सेव करके रहेगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं अगली सुबह का सीन, जहाँ पर कि इस तरीके से शी रुआन को कह रही होती है, जो हुआ उस बात को भूल जाओ,
लेकिन इस बात पर रुआन उसे कहता है, आई नो कि गलती मेरी थी, नशे में तुम थी, मैं इस बात की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार हूँ, कल रात जो कुछ हुआ। सी हंसते हुए कहती है, तुम मेरे बॉडीगार्ड हो और कल जो हुआ उस चीज़ का तुम रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे? कैसे लोगे रिस्पॉन्सिबिलिटी? जरा मैं भी सुनो तो। रुआन उसे कहता है कि मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। सी हंसते हुए कहती है कि तुम्हें पता है कि मैं बॉस हूँ तुम्हारी, मैं इतनी अमीर हूँ और तुम कह रहे हो कि तुम इस तरीके से मुझसे शादी करोगे? लगता है अमीर बनने का शौक़ कुछ ज़्यादा ही चढ़ा है। सी को कहाँ पता था कि जिस लड़के को वो अमीर बनने के लिए उसे डांट रही है कि वो अमीर बनना चाहता है, एक्चुअल में वो उससे कहीं ज़्यादा गुना अमीर है। वो तो बस सी से प्यार करता है, इस वजह से उसका बॉडीगार्ड बन के उसके साथ है। वो रुआन को उसके इस बिहेवियर के लिए डांट ही रही होती है कि तभी उसे उसकी ग्रैंडमदर का कॉल आने लगता है। ग्रैंडमदर यहाँ पर कह रही होती है कि बेटा क्या हुआ तुम्हारे बॉयफ्रेंड का, तुम तो शादी करने वाली थी ना। शी यहाँ पे ग्रैंडमदर को ज़्यादा टेंशन नहीं देना चाह रही होती है, इसी वजह से वो ग्रैंडमदर को कहती है कि हाँ हाँ ग्रैंडमदर, मैं जल्दी ही शादी करने वाली हूँ। अब उसे रुआन का ये ऑफ़र याद आता है जो कभी जस्ट कुछ मिनट पहले ही शादी करने के लिए बोल रहा था। वह अपनी ग्रैंडमदर से फ़ोन करती है, बात करती है और फ़ोन रख देती है, ये कहते हुए कि वो उसे जल्दी ही गुड न्यूज़ देने वाली है। फिर वह रुआन से कहती है कि मैं तुमसे शादी करूँगी सिर्फ अगले 6 महीने के लिए, सारी पब्लिसिटी वगैरह यहाँ पर होंगी और आफ्टर दैट 6 महीने बाद मैं तुमसे डाइवोर्स ले लूँगी। ये कहते हुए कि हमारा रिश्ता चला नहीं, इससे मुझे 2 फ़ायदा होगा। एक, ग्रैंडमदर भी शांत हो जाएंगी क्योंकि कम से कम उन्हें कहने के लिए मेरे पास ये तो होगा कि मैंने तो शादी किया था, ये रिश्ता टिका नहीं। और दूसरा, मेरा फू से पूरी तरीके से पीछा भी छूट जाएगा। ये 6 महीने के शादी के बदले मैं तुम्हें अच्छे खासे पैसे एज ए कंपनसेशन देने के लिए तैयार हूँ। रुआन को पैसे नहीं चाहिए थे, उसे तो बस सी चाहिए थी। जैसे ही वो उसे ऑफ़र करता है वह तुरंत ही उससे शादी करने के लिए मान जाता है, ये सोचते हुए कि भले ही सिर्फ 6 महीने का बात है बट वो उसे अपना बना लेगा। कहानी यहाँ पर पिछले जन्म का जाता है जहाँ पर कि रुआन अपनी कंपनी बहुत ही अच्छे तरीके से संभाल रहा था। फाइनली जब वो इतना अमीर हो गया था कि वो सी को कन्फेस कर सके शादी के लिए, तो उस दिन उसे पता चलता है कि उसकी कंपनी के कुछ लोगों ने मिलके सी का मर्डर कर दिया है। जब वो इन्वेस्टिगेट कराता है तो उसे पता चलता है कि सी को मारने वाला कोई और नहीं, उसका बॉयफ्रेंड फू और एनी है जिसकी कि वो गर्लफ्रेंड है। अब यहाँ पर जैसे ही उसे ये बात पता चलता है तो सबसे पहले तो वो एनी को जान से मरवाता है। आफ्टर दैट वो फू को भी नहीं छोड़ता है, मतलब जिन लोगों ने भी शी को इस जन्म में बुली किया था उन सबको मार देता है। आफ्टर दैट वो सी के डेड बॉडी के पास जाता है, पूरे कमरे में खुद के साथ आग लगा लेता है, ये कहते हुए कि मैंने तुम्हें हर्ट करने वाले सारे लोगों को जान से मार डाला है और यहाँ पर अब मैं तुम्हारे साथ आ रहा हूँ तुमसे मिलने के लिए। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, अगले जन्म में हम ज़रूर ही साथ होंगे। ये कहते हुए वो पूरे कमरे में आग लगा चुका था। पिछले जन्म में इस तरीके से एक बहुत ही बड़ी विश के साथ मरने के वजह से उसे रीबर्थ लेने का मौका मिलता है। बट कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट और सस्पेंस इस पार्ट में यही रखा गया है कि सी भी रीबर्थ लेकर के आई है, उसे इस बात का अंदाज़ा है या फिर केवल ये बात रुआन को ही पता है। कहानी प्रेजेंट में आता है। इस बार रुआन अपनी आइडेंटिटी सी के सामने रिवील नहीं करता है और वो ऐसे उसका बॉडीगार्ड ही बन के रहता है उसे प्रोटेक्ट करने के लिए, ताकि उसे हर्ट करने वालों को वो सबक सिखा सके। सी रुआन को सिविल ब्यूरो लेकर के जाती है जहाँ पर कि दोनों फाइनली शादी का सर्टिफिकेट ले लेते हैं। रुआन बहुत ही खुश था। सी से वो कहता है कि तुम अपना शादी का कार्ड मुझे दे सकती हो रखने के लिए। सी के लिए इस कार्ड का वैसे भी फ़िलहाल कोई मतलब नहीं था, तो वो रुआन को वो कार्ड रखने के लिए दे देती है। लेकिन रुआन कितना खुश था वो तो वही जानता था। दोनों घर के लिए बढ़ रहे होते हैं तभी फू सी से मिलने के लिए आता है। उससे कहता है कि इतनी छोटी सी बात पे टैंट्रम करने का क्या ही ज़रूरत है, सिर्फ एक एंगेजमेंट के ही दिन तो मैं तुम्हारे लिए प्रेजेंट नहीं था। तुम्हें पता है एनी का एक्सीडेंट हुआ था, वो ज़िंदगी और मौत के बीच में लड़ रही थी। सी हंसते हुए कहती है तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जब तुमने उसे चूज कर ही लिया है तो तुम्हें उसी के पास जाना चाहिए ना।
फू से कहता है कि तुम्हारा बकवास आजकल कुछ ज़्यादा ही बढ़ते जा रहा है। तुम्हें सीधी सी बात समझ में नहीं आती क्या? एक बार एनी हॉस्पिटल से रिलीज हो जाती है तो फिर मैं दोबारा तुम्हारे लिए एंगेजमेंट की पार्टी रख दूँगा, बस उतने में ही खुश हो जाना। सी हंसते हुए कहती है, अब मुझे इस कबाड़ी की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें शायद तुम्हारे फैमिली वालों ने बताया नहीं, मैंने ये एंगेजमेंट कैंसिल कर दिया है। वो इस बात पर भड़कने लगता है और कहता है, इतनी छोटी सी बात पे क्यों नौटंकी कर रही हो? हमारी फैमिलीज़ ने ये अरेंजमेंट कराया था, तुम ऐसे कैसे एंगेजमेंट कैंसिल कर सकती हो? सी कहती है, वैसे ही जैसे कि एंगेजमेंट वाले दिन तुम मुझे छोड़ करके किसी और लड़की के पास जा सकते हो। सी वहाँ से अंदर जा रही होती है, फू से रोकने का कोशिश करता है तो बीच में रुआन आ जाता है। फू को पता था कि रुआन उसका बॉडीगार्ड है और वो उसे बॉडीगार्ड की तरह ही ट्रीट कर रहा होता है। रुआन सी को प्रोटेक्ट करने के लिए फू की पिटाई लगाता है। सी उसे कहती है, दोबारा अगर मेरे आसपास भी दिखे ना तो तुम्हारा खैर नहीं होगा। हमारा एंगेजमेंट कैंसिल हो गया है, अपने रास्ते सीधे से निकल जाओ। वो जानती थी कि रुआन संभाल लेगा, उसने सोच समझ कर के ही रुआन को अपना बॉडीगार्ड रखा हुआ था। सी के अंदर जाते ही रुआन जो यहाँ पर फू की पिटाई लगाता है ना कि बस पूछो मत। तभी वहाँ पर उसकी नज़र पड़ती है उसके सेक्रेटरी और उसके और गार्ड्स पर, और उन्हें इशारा करके दूर ही रहने के लिए बोलता है। वो सोचता है कि नहीं, इस बार वो सी से दूर होकर के अपनी आइडेंटिटी इतनी जल्दी रिवील नहीं करने वाला है। उसे सी को प्रोटेक्ट करना ज़्यादा ज़रूरी है। वो जानता था कि फू इतनी आसानी से सी का पीछा नहीं छोड़ने वाला है। इसी वजह से वो अपनी ऐशो आराम की ज़िंदगी छोड़ करके मस्त एप्स वाली बॉडी बना करके एक बॉडीगार्ड बन के सी को प्रोटेक्ट करने में लगा हुआ था। देखना ये है कि क्या सी को आगे रुआन से इस कहानी में प्यार होता है या फिर वो उसे सिर्फ एक बॉडीगार्ड की तरह ही ट्रीट करते रह जाती है। दूसरे घर के सीन में हम लोग देखते हैं कि सी अपनी फ्रेंड से बात कर रही थी। उसके फ्रेंड से कहती, एंगेजमेंट कैंसिल करके कल तुम अचानक से कहाँ गायब हो गई थी? तो वो उसे बताती है कि एक्चुअल में कल वो अपने बॉडीगार्ड के साथ वहाँ से निकल ली थी, क्योंकि उसे फू का वो सड़ा सा शकल देखने का बिल्कुल भी मूड नहीं था। जो उसने कल हरकत की है उसके बाद मेरा मूड पूरी तरीके से ऑफ हो चुका था। ये कहते हुए वो उसे बता रही थी कि वो अपने इस तरीके से बॉडीगार्ड के साथ निकली थी। तो उसकी फ्रेंड से कह रही थी, एक बात बता, तो तेरे और उसके बीच कुछ हुआ क्या? यहाँ पर तो इस तरीके से निकली हुई थी। वो हंसते हुए कहती है, कुछ बहुत कुछ हुआ। क्या बॉडी है यार उसकी, कमाल की बॉडी है। मैंने बहुत ही सही तरीके का बॉडीगार्ड यहाँ पर चूज किया है। और उसकी फ्रेंड ये बात सुन करके कहीं ना कहीं खुश हो जाती है, क्योंकि उसे पता था मूव ऑन करने के लिए उसे किसी की ज़रूरत थी और फाइनली एंड टाइम पर एक इंसान आ करके उसका हेल्प करता है। तो ये सी के लिए इससे अच्छी बात और फिलहाल क्या ही हो सकती है। वो उसे कहती है, वैसे भी ना मुझे तेरा बॉडीगार्ड बहुत ही पसंद है, काफ़ी मस्त दिखता है, लगता ही नहीं है कि वो बॉडीगार्ड है। शी उसे कहती है, अब छोड़ो, जाने भी दो, वैसे भी वो मेरा बॉडीगार्ड है। तभी वहाँ पर एनी आती है। वो इतना इनोसेंट होने की एक्टिंग करती थी ना कि नॉर्मली बात करने वाला इंसान तो इरिटेट ही हो जाए। यहाँ पर वो इस तरीके से आ करके शी से कह रही होती है, एक्चुअल में यहाँ पर मेरी गलती है, मुझे माफ़ कर देना। मुझे कल फू को कॉल नहीं करना चाहिए था। कल मेरा एक्सीडेंट हुआ था ना, और बहुत ही बुरी कंडीशन थी, इसी वजह से मुझे फू को कॉल करना पड़ा। सी हंसते हुए कहती है, बुरी कंडीशन थी तो हॉस्पिटल में होना चाहिए था ना, आज यहाँ क्या कर रही हो? एनी कहती है, आई नो मैं तुम्हारी जैसी अमीर नहीं हूँ, तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं फू से दोस्ती करने के लायक भी नहीं हूँ। सी हंसते हुए कहती है, अगर दोस्ती ही होती तो क्या प्रॉब्लम था? तुम एक इंगेज बंदे के साथ अफेयर चला रही हो और ख़ुद को इनोसेंट दिखा रही हो। तुम इतनी भी इनोसेंट तो नहीं हो, ये तो मुझे भी पता है। एनी अपने गुस्से को कैसे तैसे करके कंट्रोल की हुई थी। तभी वहाँ पर उसकी नज़र ऐसे पड़ती है कि इधर फू आने वाला है, तो वो और ज़्यादा इनोसेंट हो करके दिखाने लगती है। सी भी जानती थी कि फू आने वाला है, इसी वजह से इतनी ज़्यादा नौटंकी कर रही है। तो फिर वो से कहती है, पहले बोलना था ना, मैं थोड़ा और ज़्यादा ड्रामा करती। वो इस तरीके से खुद को धक्का खा लेती है और ये दिखाती है कि सी उसे बुली कर रही है। तभी वहाँ पर फू आता है और वो सी पर गुस्सा करने लगता है और कहता है कि तुम इतनी ज़्यादा वीसीएस कब से हो गई? इस बात पर सी उसे कहती है, मैं तो शुरुआत से ही ऐसी हूँ। मेरे एक्स बंदे को ये पटाने का कोशिश कर रही है तो ऑब्वियस से बात है कि मैं इसे सर पे चढ़ा करके तो नहीं रखने वाली हूँ। वो उसे कहता है, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम ऐसे निकलोगे, इसमें इसकी क्या गलती है? ये बेचारी गरीब है तो तुम उसका ऐसे इंसल्ट करोगी? सी हंसते हुए कहती है, सुनो ना, तुम अपना यहाँ पर ये जो ड्रामा है ना
कहीं और जाकर के करो, मेरे सामने करने का कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। वो गुस्सा कर रहा था। सी दोनों को खींच करके एक एक थप्पड़ मार देती है और कह रही है, अब समझ में आ गया होगा ना कि मैंने यहाँ पर तुमसे अपना एंगेजमेंट तोड़ लिया है, तो तुम मुझसे दूर रहो तो तुम दोनों के लिए बेहतर होगा। वो गुस्से में यहाँ पर आकर के सी को बस एक धक्का देता है। एक थप्पड़ खाने के बाद तभी उससे प्रोटेक्ट करने के लिए रोहान आ जाता है। रोहान 24/7 ऐसे सी के साथ रहता था क्योंकि उससे पता था कि उसकी जान को खतरा है। एक बार वो उसे खो चुका था और वो दोबारा ऐसे उसे नहीं खो सकता है। रोहान यहाँ पर आता है तो वो फू को कहता है, मैंने वार्न किया था ना कि सी से दूर रहना, तो फिर तुम यहाँ पर उसे वापस से हर्ट करने के लिए कैसे आ गए? किस हाथ से तुमने शी को छुआ था? फू भी यहाँ पर फाइटिंग मोड में आ जाता है। रोहान और फू दोनों ही एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। उसकी फ्रेंड तो इस लड़ाई का फुल ऑन मज़ा ले रही होती है। वो अपने गार्ड्स भी साथ में लेकर के आया था, लेकिन रोहान के फाइटिंग स्किल के आगे कोई भी नहीं टिकने वाला था और उसकी फ्रेंड इसकी फाइटिंग स्किल देख करके फुल ऑन इम्प्रेस। सी यहाँ पर फो को वार्न करती है कि तुम्हारे इंसान तो मेरे एक बॉडीगार्ड के भी सामने टिकने लायक नहीं है, थोड़ी सी अपनी सिक्योरिटी बढ़ाओ यार, ये क्या ही तुम्हें प्रोटेक्ट करेंगे। ये कहते हुए वो वहाँ से बाहर निकलती है। एनी अपना गुस्सा कंट्रोल की हुई थी। वो ये सोचती है कि फू को वह ऐसे पटा करके रख रही है तो अब इससे बात है, आज नहीं तो कल मुझसे शादी ज़रूर करेगा उससे, तो बस उसे अमीर बनने से मतलब था। उसके फ्रेंड भी जाते जाते फू को ताने मारते हुए कहती है, जाओ जाओ अपनी वाइट मून लाइट को संभालो, कहीं उसे मोशन आ गया हो। सी आगे बढ़ रही थी तो रोहान उसे रुकने के लिए कहता है। उसके पैर में ऐसे छिल गया था तो वो उसका सैंडल अपने हाथों से ओपन करता है। वो उसकी इतनी क्लोज दिखा रहा होता है कि सी को भी कहीं ना कहीं रोहान से अट्रैक्शन आज नहीं तो कल हो ही जाएगा। वो वहाँ से उसे गोद में उठा करके लेकर के जाता है। सी रोहान का इतना ज़्यादा सीरियस और इतने ज़्यादा टेंटेटिव होने की वजह से कहीं ना कहीं उसकी तरफ अट्रैक्टेड होती जा रही थी। उसे कमरे में लेकर के जाता है। जब वो उसका पैर चेक कर रहा था कि उसका पैर तो ठीक है ना, उसके पैर में ज़्यादा स्क्रैच तो नहीं आया, ज़्यादा मोच तो नहीं आया, तो सी जानबूझ करके यहाँ पे रोहान से थोड़ा सा फ्लर्ट करने लगती है। लेकिन रोहान खुद को कंट्रोल करके रखा हुआ था और वो उसे कह रही थी, आज तुमने सही किया फू को सबक सिखा करके, मैं थोड़ा ज़्यादा ही खुश हूँ तुमसे। और फिर इस तरीके से वो जब उसे दवा लगाता है तो इसके बाद सी खुद को भी कंट्रोल नहीं कर पाती है और दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। आफ्टर दैट वो उसे रिंग देता है। इस बात पर सी उसे कहती है, ये तो लिमिटेड एडिशन रिंग है, इसका प्राइस 100 मिलियन है, तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए? रोहान उसे कहता है, एक्चुअल में ये रिंग फेक है, ये रिंग असली नहीं है, तुम्हें इस बात की फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, मेरे पास इतने पैसे भला कहाँ से ही आने वाले हैं। सी रोहान की बातों का भरोसा कर लेती है। आफ्टर दैट वो दोनों वापस से यहाँ पर इंटीमेट होते हैं और कहानी का पार्ट 1 हमारा यहीं पर एंड कर दिया जाता है। अगर आप लोग जानना चाहते हो कि इस कहानी के पार्ट 2 यानी कि सेकंड पार्ट में क्या होने वाला है, सी भी क्या रिबर्थ लेकर के आई है या सिर्फ रोहान ही इस कहानी को पूरा पलट के रख देने वाला है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि सब्सक्राइब होगा, नोटिफिकेशन बेल ऑन होगा, तभी तो आपको कल सुबह के नोटिफिकेशन मिलेंगे ना। चलिए जल्दी से मिल लेते हैं हम लोग इस कहानी के सेकंड यानी कि लास्ट पार्ट में। तब तक के लिए आप पुरानी कहानियाँ भी वॉच कर सकते हो।